इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग पदार्थों के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़े थे, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पढ़े थे कि पदार्थों के क्या गुण होते हैं। अब हम लोग इस वीडियो में पढ़ते हैं कि पदार्थों के पास क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है। तो हम लोग लिखते हैं, क्या टॉपिक है, पदार्थों के गुणधर्म। ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कि हमारे पास जो पदार्थ हैं उनके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, द्रव्यमान और भार। द्रव्यमान या भार ये दोनों एक चीज नहीं है। तो सबसे पहले हम समझते हैं द्रव्यमान को, उसके बाद समझेंगे हम भार को। आप अपने पास आसपास जो भी ऑब्जेक्ट या पदार्थ देख रहे हैं या जो वस्तु देख रहे हैं वो किसी न किसी चीज से मिलकर बना हुआ है। तो वो जिस चीज से मिलकर बना है वो होता है उसका द्रव्यमान। जैसे मान लीजिए आप सपोज ये मार्कर ले लीजिए, ये जो मार्कर है ये जिस पदार्थों से मिलकर बना है, तो आप देख रहे हैं ये किसी न किसी चीज से मिलकर बना है। ये जिस भी चीज से मिलकर बना है ये होता है इसका द्रव्यमान। अब आप द्रव्यमान को कहीं पर भी लेके चले जाइए, ये द्रव्यमान जितना है उतना ही रहता है। आप इसको पृथ्वी के किसी भी कोने में लेके चले जाइए, चाहे आप मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये पृथ्वी है, तो आप पृथ्वी का ये विषुवत-रेखीय भाग है, मतलब इक्वेटोरियल लाइन है। आप यहां पे रहें या इसके पोलर एक्सिस पे रहें या ध्रुवों पे रहें, ये इसका ध्रुव है। या आप किसी दूसरे ग्रह पे या उपग्रह पे जैसे चंद्रमा पे उस पे चले जाइए, इसका जो मास है वो चेंज नहीं होता है। तो मास क्या बताता है? मास बताता है कि किसी पदार्थ के अंदर, किसी भी वस्तु के अंदर कितना पदार्थ उपस्थित है और वो कौन सा पदार्थ है। ये होता है उसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान होती है। तो हम इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं एक छोटा सा। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, जिस भी पदार्थ से मिलकर बना है, पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाता है। आपको समझ आ गया होगा कि द्रव्यमान क्या चीज होता है। दूसरा हम समझते हैं यहीं पे भार। ये दोनों बहुत ही कंफ्यूजन वाली चीजें होती हैं, लेकिन हम लोग इसको बहुत ही बेहतर तरीके से समझते हैं कि आखिर भार क्या चीज होता है। तो भार क्या होता है? हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, जो भी आप देख रहे हैं, पृथ्वी उसको जिस गुरुत्वाकर्षण बल से खींच रहा है, पृथ्वी के द्वारा लगाया गया उसके मास के, उस पदार्थ के द्रव्यमान के ऊपर जो बल होता है वो होता है भार। फिर से अगर ये मार्कर के बारे में समझें, तो अगर ये मार्कर है तो मार्कर के पास यहां पे इसके पास कुछ द्रव्यमान है, क्योंकि ये किसी न किसी पदार्थ से मिलकर बना है। और जब पृथ्वी इसको नीचे की तरफ खींचता है
तो वो कुछ बल लगाकर खींचता है। तो पृथ्वी के द्वारा इस पर लगाए गए बल और इसके अंदर जो मास है, द्रव्यमान है, उसका जो दोनों का गुणनफल होता है वो होता है भार। तो भार क्या होता है? पृथ्वी के द्वारा लगाया गया गुरुत्वीय बल है किसी भी वस्तु के ऊपर। तो भार का परिभाषा क्या होगा? पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाए गए बल को उस वस्तु का भार कहते हैं। इसके लिए एक एग्जाम्पल आता है। क्या? हमको पता है F इजकल टू M इंटू जी। तो चूंकि यहां पे भार है तो W इजकल टू M इंटू जी। ये होता है भार का फॉर्मूला। तो जो W मतलब वेट, भार को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। ये है वेट, ये है वेट मतलब भार। तो भार में हम बताया क्या मैंने कि ये जो पदार्थ, ये जो मार्कर है किस पदार्थ से मिलकर बना है? वो पदार्थ जो होगा इसका द्रव्यमान होगा। तो यहां पे ये यम क्या है? यम है द्रव्यमान। और हमने ये बताया कि इसको पृथ्वी कितना बल से खींच रहा है। तो वो जो पृथ्वी का बल होता है, वो खींचने का जो गुण होता है पृथ्वी के, वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। चूंकि त्वरण है तो ये होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, यहां से एक चीज हमको पता चला, चूंकि W बराबर भी mg होता है और F इजकल टू भी mg होता है। थोड़ा सा ये फिजिक्स है, इसको समझ लीजिए। W इजकल टू भी mg होता है, ये भार को रिप्रेजेंट करता है, और F इजकल टू भी mg होता है, ये बल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी mg है, ये भी mg है। तो इसका मतलब जो W होगा वो F के बराबर होगा। मतलब जो भार होगा वो बल के बराबर होगा। तो यहां से ये पता चलता है कि पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया बल है वही भार है। क्योंकि बल कौन लगा रहा है? पृथ्वी। और पृथ्वी जो बल लगा रही है F इजकल टू, वो भी mg के बराबर है और W भी mg के बराबर होता है। इसका मतलब जो W है वो F के बराबर है। मतलब वस्तु का जो भार है वो पृथ्वी के द्वारा लगाए गए बल के ही बराबर है। थोड़ा सा और इसको फिजिक्स में कैसे समझते हैं, देखिए। किसी भी जगह पर वस्तु का जो भार होता है वो बदल जाता है। ऐसा क्यों? मान लीजिए हमारे पास अगर ये पृथ्वी है, तो यदि आप इसके विषुवत रेखा पे खड़े हैं, ये क्या है? विषुवत रेखा। और ये क्या है इसका? इसका है ध्रुव। तो जब आप विषुवत रेखा पे खड़े होते हैं तो आपके पास जो भी सामान है, जो भी वस्तु है, उसका भार कुछ अलग आता है। जब आप ध्रुव पर खड़े होते हैं तो उसका भार कुछ अलग आता है। आखिर ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है? यदि आप उसी वस्तु को चंद्रमा पे लेके चले जाएं तो वहां पर जो भार होता है वो बदल जाता है। ऐसा क्यों? चंद्रमा पर किसी वस्तु का जो भार होता है वो वस्तु के 1/6 के बराबर होता है। आखिर ऐसा क्यों? तो इस चीज को समझने के लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है, उसको पहले आप समझिए। इसको हम फिजिक्स के क्लास 11th के फिजिक्स में डिराइव कराएंगे। क्लास 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और क्लास 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तीनों ही सब्जेक्ट क्लास 11th का और तीनों सब्जेक्ट क्लास 12th का हम अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रहे हैं। तो ये समझिए जो स्मॉल जी होता है, मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है,
वो किसके बराबर होता है? तो ये होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻⁻27 के आसपास होता है। इसको हम देख लेंगे एक बार। तो ये जो स्मॉल जी होता है ये कैपिटल जी इंटू मास ऑफ अर्थ अपान आर ई के बराबर होता है और आर ई स्क्वायर के बराबर होता है। स्मॉल जी गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, मास ऑफ अर्थ पृथ्वी का जो मास है, द्रव्यमान है, और इसकी जो रेडियस है। अब आप यहां पे देख रहे हैं कि यदि यह हमारे पास पृथ्वी है और ये हमारे पास कोई विषुवत रेखा है, तो जब आप यहां से ऊपर जाएंगे और जब आप इधर जाएंगे, चूंकि पृथ्वी हमारी पूर्ण रूप से गोल है नहीं, वो जियोड आकार का है। जियोड मतलब जो पचका ढचका होता है, 100% वो गोल नहीं है, कुछ इस आकार का हमारी पृथ्वी है। ठीक, ऐसे आप मान लीजिए। तो जब आप यहां पे अगर इसका सेंटर मानते हैं तो आप देखिए ना, ये रेडियस बराबर है, ये पूरा एक बराबर नहीं है। तो जैसे जैसे इसका रेडियस बदलेगा, आप यहां पे देखिए, जैसे जैसे आर का मान बदलेगा जी का मान बदल जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। और व्युत्क्रमानुपाती में होता क्या है, किसी भी एक वैल्यू को जब आप बढ़ाते हैं घटाते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का मान जब घटाते हैं बढ़ाते हैं, तो दूसरा अपने आप घट या बढ़ जाता है। यहां पे है आर ई स्क्वायर। जब आप इसकी रेडियस को चेंज करते हैं तो इसका गुरुत्वीय त्वरण अपने आप ही बदल जाता है। इसको एक छोटा सा हम मैथमेटिक्स के कोई क्वेश्चन लेके सॉल्व करके देखते हैं क्या ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये 5 बराबर है 10/5 के, सॉरी 10/2 के। जब आप इसको काटेंगे तो 2 का नाम 2, 2 पचे 10, 5 बराबर है 5 के। ठीक, अब आप एक काम कीजिए, आप 2 के जगह पे आप क्या ले लीजिए, 4 ले लीजिए। अब आप भाग दीजिए, तो 10 में जब 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8 और बच गया 2.0, 4 पचे 20, 2.5 आ रहा है। अब आप यहां पे जब आपने 10 को 2 से भाग दिया था तो 5 आ रहा था। जब आपने 2 से 4 किया, मतलब नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दिया, तो ऊपर वाली वैल्यू मतलब ये जो 5 है वो 2.5 के बराबर हो गई, मतलब ये कट के और छोटा आ गया। पहले क्या आ रहा था, जब 2 से काट रहे थे तो ये 5 आ रहा था। यहां पे आपने इसको बढ़ा दिया, 2 से 4 कर दिया। अब आप भाग दे रहे हैं तो आपके पास ये वैल्यू आ रही है 2.5। चूंकि 2.5 किसके बराबर दिखा रहा है, 5 के। अब आप 2 से जो 4 किए हैं इसको 2 से 1 कर दीजिए, तो ये जो 10 है वो 1 से भाग दीजिए। ये 1 बराबर होता नहीं है, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं कि यदि आप 10 में 2 से भाग देते हैं तो आपको 5 मिलता है। यहां पर भी आपको 5 मिल रहा है, वो दोनों बराबर है। लेकिन जो ही आप नीचे का टर्म जो बढ़ा रहे हैं, ऊपर अपने आप घट जा रहा है। तो जब आप यहां नीचे बढ़ाएंगे तो ऊपर अपने आप घट जाएगा। ये होता है रेसिप्रोकल। अब यहां पे आपने क्या किया, नीचे वाले को घटा दिया। 2 से 4 किए थे, बढ़ा रहे थे, 2 से 1 किए, मतलब आपने घटा दिया। तो जब आप घटाएंगे तो 10 में जब 1 का भाग देंगे तो ये 10 होगा और ये 5 ही रह जाएगा। एक जगह 5 की वैल्यू 10 आ रही है, एक जगह 5 जो है 2.5 को बता रहा है, और एक जगह जो 5 है वो 5 को बता रहा है। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या आया, बेसिक डिफरेंस ये आया
कि जब आप 10 में 2 का भाग दे रहे थे तो 5 5 के बराबर था। जब आपने 2 को बढ़ा दिया, 4 कर दिया, तो ये जो 5 है वो 2.5 के बराबर हो गया। और जब आपने 2 से घटा दिया, 1 कर दिया, तो ये जो 5 है ये 10 के बराबर हो गया। यहां पे आप देखिए तो क्या होगा, जब आपके पास रेडियस आप जो भी लेंगे, यदि आप यहां का ले रहे हैं तो इसका रेडियस कुछ और होगा, तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। जब आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे या तो इसका रेडियस घटेगा या बढ़ेगा। यदि इसका रेडियस बढ़ता है तो मतलब नीचे वाला वैल्यू बढ़ता है, नीचे वाला वैल्यू बढ़ेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान घट जाएगा। यदि नीचे वाली वैल्यू घटेगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स का मान बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा फिजिक्स था, क्योंकि इसको हमने सिर्फ समझाने के लिए लिया है। ऐसा होता नहीं है कि 5 के बराबर 2.5 हो जाए, या 5 के बराबर तो 5 होगा ही, 5 के बराबर 10 हो जाए, ऐसा होता नहीं है। लेकिन हमने एक समझाने के लिए कंपैरिजन वैल्यू को लिया है। ठीक, तो इसको आप बस समझने के लिए ही समझिएगा। अब हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में समझ लेते हैं कि इसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अभी हमने समझा द्रव्यमान क्या होता है, हमने समझ लिया इसका भार क्या होता है। अब हम समझते हैं इसका आयतन क्या होता है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, आयतन। इसका तीसरा जो गुणधर्म है पदार्थों का वो है आयतन। आयतन को आप कैसे समझेंगे, आप जो भी वस्तु आपके पास है, यदि आपको उस वस्तु को कहीं रखते हैं, जब भी आप किसी वस्तु, जो भी आपके पास वस्तु है, यदि आप उस वस्तु को किसी दूसरे जगह रखते हैं तो उस वस्तु के द्वारा कुछ स्थान को घेरा जाता है। जो स्थान वो वस्तु घेरता है वही उसका आयतन होता है। तो इसका एक छोटा सा परिभाषा लिखिए, फिर हमको इसको समझाते हैं। किसी वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान को उसका आयतन कहते हैं। जैसे आपके पास एक कुछ इस प्रकार का क्यूब है, ये आपके पास कुछ इस प्रकार का क्यूब है। क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो। तो ये जो क्यूब होगा, इसको अगर मान लेते हैं कि ये जो एक्सिस है, यहां पे एक, ये चूंकि 3D है, तो 3D है तो ये x होगा, ये y होगा, ये z होगा। यदि आप 3D को नहीं जानते हैं तो इसको हम बताएंगे, 11th फिजिक्स में है 3D के बारे में, तो इसको हम डिटेल में वहां पे बताएंगे। बस आप ये समझ लीजिए, ये कोई क्यूब है तो उसमें कुछ ऊंचाई भी होगी, कुछ लंबाई भी होगी, कुछ चौड़ाई भी होगी। ठीक, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, बस समझने के लिए कि 3D में है। तो ये नीचे वाला प्लेन, ये वाला, अगर इसके डिस्टेंस को हम ये मानते हैं, ये ऊपर वाला, तो ऊपर वाला कौन सा है, एक्स एक्सिस, तो ये एक एक्स एक्सिस है, और ये सॉरी ये एक वाई एक्सिस है, और ये एक्सिस जो ऊपर है, तो इसको भी हम लोग एक मान लेते हैं। एक ये हो गया, एक हमारे पास ये हो गया, और एक क्या चाहिए, तो एक चाहिए हमको ये वाला भाग, ये वाला। आपको ये दोनों एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, और इसके ऊपर ये वाई एक्सिस खड़ा है, मतलब एक इधर है, एक इधर है। जैसे समझिए, ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है। ठीक, तो ये है आपका ए। तो अब आपका इसका आयतन कैसे निकालेंगे, इसके द्वारा जो घेरा गया कुल स्थान होगा, घेरा गया कुल स्थान क्या होगा, आपको इस पात्र का ये जो पात्र है
ये जो प्लेन दिख रहा है ये इसमें आपको एक प्लेन ऊपर मिल गया, ये प्लेन आपको एक ऐसे खड़ा दिख रहा है, ऐसे एक नीचे वाला प्लेन ये वाला था, ऊपर वाला प्लेन ये वाला था, ये वाला बगल वाला प्लेन ये वाला है। तो हम कह रहे हैं अब इसके द्वारा घेरा गया कुल आयतन निकालिए, कुल जगह को निकालिए। तो आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। यदि तीनों का आपस में आप गुणा कर देंगे तो वो क्या होगा, इसके द्वारा घेरा गया कुल जगह होगा, जो भी स्थान है इसके द्वारा घेरा गया है वही जो कुल जगह होगा इसके द्वारा घेरा गया वो इसका आयतन होगा। होगा क्या, ए गुणे ए। तो जब आप ए गुणे करेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब। और किसी भी चीज की जो माप होती है, अगर वो लंबाई है, चौड़ाई है, ऊंचाई है, तो वो यूनिट में होती है। तो यूनिट क्या होता है, लंबाई। तो लंबाई का मात्रक होता क्या है, मीटर। जो इसकी यूनिट होगी वो मीटर होगी। तो इसका होगा क्या, ये क्यूब मीटर, इसका आयतन ये होगा। एक दूसरा एग्जांपल हम इससे भी और बढ़िया तरीके से लेके समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये एक बेलन है। तो कुछ इस प्रकार का होगा बेलन है। तो हमको पता है कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, हमको निकालना क्या है, इसका आयतन। और मान लेते हैं इसकी ऊंचाई क्या है, ये इसकी ऊंचाई है कुछ एच, पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो गया। और एच जो है यहां से यहां तक जो टोटल जितना बड़ा बेलन है उसका ये लंबाई हो गया। तो जब आप इसके क्षेत्रफल में इसके लंबाई, अगर ये एच है और ये रेडियस आर है, तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ये एच है तो एच का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये निकल जाता है इसका आयतन। तो कई बार ऐसा होता है कि न्यूमेरिकल्स में हमको क्षेत्रफल दे देता है और उसकी लंबाई से गुणा कर देती है। क्षेत्रफल देने के बाद जब लंबाई से गुणा कर देता है तो वो हो जाता है उसका आयतन। लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि ये आयतन आया कैसे। तो जब भी आपको क्षेत्रफल दिया हो और उसकी लंबाई ऊंचाई जो भी है उससे अगर गुणा किया हो तो वो रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है कि ये इसका आयतन है। अब हम लोग इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी घनत्व के बारे में समझते हैं कि घनत्व क्या होता है, किसी पदार्थ का घनत्व को कैसे निकाला जाता है। अब हम लोग घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। घनत्व मतलब डेंसिटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं। घनत्व क्या, डेंसिटी। तो घनत्व क्या होता है किसी पदार्थ का, तो एक इसका छोटा सा हम लोग लिखते हैं डिफिनेशन, उसके बाद इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं। इकाई आयतन में, इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं, उसका घनत्व कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पात्र है इस आकार का, ये मान लीजिए आपके पास कोई पात्र है, कुछ भी आप ले सकते हैं। जब आप इसके अंदर कुछ डालते हैं, जैसे आपने क्या डाला, पत्थर डाला, तो ये जो पात्र है
ये इसका पूरा आयतन हुआ, इसके अंदर ये जो भी भाग है ये इसका आयतन हुआ। जब आप इस पत्थर को डालते हैं अंदर तो इस पत्थर के द्वारा कितना जगह घेरा गया और इस पत्थर की मात्रा कितनी है, ये होता है घनत्व। और डिफिनेशन के हिसाब से समझते हैं। इकाई आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा, आपने ये जो पत्थर डाला, यदि इसको आप एक यूनिट के रूप में ले लें इसके आयतन को, कि एक यूनिट आप जो भी ले सकते हैं, यूनिट है, यूनिट का कोई भी मात्रक हो सकता है। जैसे मान लीजिए अगर आप 1 मीटर ले रहे हैं तो 1 मीटर आप इधर भी लीजिए, जितना भी है 1 मीटर आप ऊपर भी लीजिए, तो इसका जो आयतन होगा उस आयतन में इस पत्थर की मात्रा कितनी है ये बताता है उसकी घनत्व को। मतलब आपके पास जो आयतन है, आयतन में कितनी पदार्थ की मात्रा है ये उसके घनत्व को बताता है। जब पदार्थ की मात्रा कम होती है तो उसका घनत्व भी कम होता है। जैसे यदि यहां इस पात्र में यदि इस पात्र में, ये 2 पात्र हैं, यदि इसमें पदार्थ की मात्रा बहुत ज्यादा है, ये आयतन हो गया इसका, ये इसका आयतन हो गया, दोनों का आयतन बराबर है। आप देख रहे हैं दोनों का आयतन हमने एक बराबर लिया है। कुछ समय के लिए मान सकते हैं कि ये जितना है उतना ये है, मतलब ये जितना है उतना ये भी है। और आप इसके अंदर कोई पदार्थ डाले तो आपने डाला इसमें बहुत सारे कण, या आप जो भी कह सकते हैं, उसमें आपने इसमें डाल दिया, आपने इसमें कम डाला, पदार्थ की मात्रा इसमें कम है इसमें ज्यादा है, तो आयतन दोनों का बराबर है, लेकिन इसमें पदार्थ की मात्रा आपने ज्यादा डाल दी तो इसका घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इसका जो घनत्व होगा वो बढ़ जाएगा। दोनों का आयतन सेम है लेकिन इसमें आपने पदार्थ की मात्रा कम डाली तो इसके द्वारा जो घेरा गया जगह है उसमें खाली स्थान बहुत ज्यादा होगा और इसका जो आयतन होगा, इसका जो घनत्व होगा वो कम होगा। ये है घनत्व का मतलब। अब आप समझ गए होंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसका जो भी आगे का टॉपिक होगा उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है तापमान, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? जो भी वस्तुएं होती हैं उसके अंदर जो ऊष्मा होता है, ऊष्मा की माप ही तापमान कहलाती है। तो क्या ऊष्मा, जो भी ऊष्मा मतलब हीट, कि वस्तु कितनी गर्म है अथवा कितनी ठंडी है, इसको मापना तापमान कहलाता है। तो इसका एक छोटा सा परिभाषा लिखते हैं कि वस्तुओं की ऊष्मा की माप ही तापमान कहलाता है। अब आप समझ गए होंगे। तापमान को पुराने समय में भी और आधुनिक समय में भी कई यूनिटों में मापा जाता था। जैसे एक था फ़ारेनहाइट, इसको डिग्री फ़ारेनहाइट में मापते थे। दूसरा था सेल्सियस, इसको डिग्री सेल्सियस में मापते थे।
और एक तीसरा अभी जो वर्तमान समय में एसआई सिस्टम में जो अपनाई गई है वो है केल्विन। तो इन तीनों के स्केल को देख के हम थोड़ा सा अपना कैलकुलेशन करते हैं, अपना थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं कि क्या ऐसा होता है। देखिए हमारे पास ये रहा स्केल किसका, हम एक स्केल बना रहे हैं फ़ारेनहाइट का, डिग्री फ़ारेनहाइट का। ये स्केल हम बना रहे हैं डिग्री सेल्सियस का। ये स्केल हम बना रहे हैं केल्विन का। इसके बीच में 1 से लेकर और कितना 212 डिग्री तक ये बटे होते हैं। ये 100 खंडों में बटे होते हैं। इसके प्रत्येक खंड को डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। इसके एक खंड को, ये जो खंड है इसके एक खंड को डिग्री सेल्सियस कहते हैं। और ये 373.15 केल्विन, मतलब ये 373 छोटे छोटे खंडों में ऐसे बटा होता है। अब इसके कंपैरिजन के लिए हम एक चीज लेते हैं, क्या, बर्फ। हमको पता है कि डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी होता है वो बर्फ बन जाता है। चूंकि डिग्री सेल्सियस हमारे दैनिक जीवन में हमेशा यूज किया जाता है, इसलिए हम इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं और इन दोनों के बारे में हम लोग कम जानते हैं। तो हम बर्फ के टुकड़े को लेकर जो कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ बन जाता है उसको समझते हैं। जब आप 0 डिग्री सेल्सियस पे लेते हैं तो यदि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे है तो इसके नीचे कुछ माइनस टर्म भी होगा। 0 यहाँ पे है, इसके आगे यहाँ से 1 2 3 4 ऐसे स्टार्ट होता है, 100 तक जाता है। यहाँ पे 32 डिग्री सेल्सियस तक ये बराबर हो जाता है किसके, 0 के। और इसमें 273 कितना 273.15 केल्विन बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस के। इसीलिए कई जगह आप यहां से कैलकुलेशन निकालिए कि इन तीनों टेम्परेचर पर 0 डिग्री सेल्सियस पर जो बर्फ होता है, वो जो पानी होता है वो बर्फ बना होता है। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस ये सेल्सियस पैमाने पे है, जब आप इसको फ़ारेनहाइट पैमाने पे नापते हैं तो ये जो बर्फ है इसका जो टेम्परेचर होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। और वही बर्फ जब आप उसको केल्विन पैमाने पे मापते हैं तो 273.15 केल्विन पे वो बर्फ बनता है। तो यहां से आप कैलकुलेशन निकाल सकते हैं क्या, कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है बर्फ का, वो बराबर है किसके, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के। और वही बराबर है किसके, 273.15 केल्विन के। इसीलिए आपको जब भी डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाना होता है आप जोड़ते हैं। और इन तीनों का एक मिक्स फार्मूला क्या है, मिक्स फार्मूला है डिग्री फ़ारेनहाइट। डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। और जब भी आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो आप इसमें करते क्या है, 273.15 केल्विन जोड़ के आप इसको केल्विन में बना लेते हैं। तो केल्विन में बनाने के लिए आप क्या करते हैं, टेम्परेचर को उसमें 273.15 केल्विन जोड़ देते हैं। वो आपका जो डिग्री सेल्सियस होता है वो आपका बन जाता है केल्विन में। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल एक समझा देते हैं। हम कह रहे हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में बदलिए। तो 40 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ पे रखिए तो केल्विन की वैल्यू क्या हो जाएगी,
यहाँ पे रखेंगे 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन। तो आप इसमें 40 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1.15 केल्विन, और इसमें आप 40 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 7 4 11 और 2 1 3, 313.15 केल्विन ये बराबर हो जाएगा। आपको थोड़ा सा यहाँ पे डाउट हो सकता है कि 273.15 जोड़ा कैसे गया है। तो आपको जब भी ये दशमलव के पहले वाला अंक है और आपको अगर दिया है कि ये भी दशमलव के पहले वाला अंक है, इसके बाद आप दशमलव लगाएंगे तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो यदि आपको ये 40 डिग्री दशमलव के पहले है, क्योंकि 40 के बाद आप दशमलव लगाएंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो आप 40 के बाद एक दशमलव लगा के दशमलव के यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आप 40 को यहाँ पे लिख दीजिए, उसके बाद आप जोड़िए, तो जो आपके पास मिलेगा वो मिलेगा 313.15। ठीक, जो न्यूमेरिकल्स में ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होंगे उनको हम सॉल्व करते जाएंगे, आप समझते जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट, मतलब इनके क्या क्या मात्रक हो सकते हैं। और यही चैप्टर आपको मिलेगा फिजिक्स के पहले चैप्टर में भी है। तो आप कहीं पर भी एक जगह अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो दोनों जगह सेम ही है।